गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लास्ट क्लास में आपको फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में बताया था। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी किसी भी परियोजना के प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से पूर्व उसकी साध्यता का अध्ययन किया जाता है। उसके अंतर्गत परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व उसकी विस्तृत जांच पड़ताल करके विचार विमर्श करके अनुसंधान और विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है। ये देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट है वो वित्तीय और तकनीकी आर्थिक संगठन की दृष्टि से साध्य है नहीं, फिजिबल है नहीं, उसकी दृष्टि से उसका उचित मूल्यांकन किया जाता है और लाभदायकता का विश्लेषण करके निर्णय लिया जाता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको वित्तीय फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में बताया था, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी, वित्तीय साध्यता अध्ययन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आर्थिक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में बताऊंगी। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जो होती है आर्थिक रूप, ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में यह देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट है वो आर्थिक रूप से जो है वो उसकी आर्थिक साध्यता का अध्ययन किया जाता है कि आर्थिक रूप से फिजिबल है या नहीं। इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे कि वस्तु का बाजार मांग कितनी है, वस्तु की कीमत एवं उत्पाद की लागत, बाजार में प्रतियोगिता, उपभोक्ता की प्रगति, आय रहन स्तर, वस्तु की प्रगति, सरकारी नीति, साधन बाजार, कच्चे माल की आपूर्ति और परियोजना की जीवन काल और उत्पादन चक्र अवधि आदि की साध्यता का अध्ययन करते हैं। निम्न बिंदुओं के आधार पर इसमें हम डिसीजन लेते हैं। तो वस्तु की बाजार मांग में देखा जाता है कि क्या परियोजना की उत्पादित जो वस्तु है बाजार में उसके लिए पर्याप्त मांग है या नहीं, और ये मांग जो है नियमित रहेगी या मौसम के अनुसार परिवर्तित होगी। इस जो मांग है हमारी विदेशों में है, देशी मांग है, स्वदेशी मांग है, तो इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है और मांग को प्रभावित करने वाले घटकों का भी इसमें अध्ययन करते हैं। और तभी अगर वस्तु की अधिक व्यापक एवं विस्तृत मांग होगी तभी वो आर्थिक रूप से जो परियोजना है वो लाभप्रद होगी। साथ ही वस्तु की कीमत एवं उत्पाद की लागत का भी अध्ययन किया जाता है कि वस्तु की कीमत क्या होगी और वस्तु के उत्पादन में की जो लागत है वो कितनी लागत आएगी। अल्पकाल में वस्तु की जो परिवर्तनशील लागत भी कीमत के द्वारा वसूल जाती है और दीर्घकाल में हम स्थिर लागत को भी ध्यान में रखकर वस्तु का जो मूल्य है उसका अध्ययन करते हैं। तो यदि बाजार में जो वस्तु का कीमत लागत से अधिक है तभी परियोजना पर विचार किया जाना चाहिए। बाजार में प्रतियोगिता की स्थिति की और कॉम्पिटिटर्स कितने हैं बाजार में, कि प्रतियोगिता किस प्रकार की प्रतियोगिता बाजार में है, बाजार की जो प्रतियोगिता वो किस प्रकार की है, कि जो यदि प्रतियोगिता जैसे अगर पूर्ण प्रतियोगिता है या अपूर्ण प्रतियोगिता है, या कई बार कंपनी मोनोपोली भी हो सकती है, एकात्मक प्रतियोगिता भी हो सकती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अगर है तो उसकी स्थिति में मूल्य के साथ साथ वस्तु विभेद और विज्ञापन आदि को पर भी काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में जो होते हैं विक्रेता जो होते हैं, काफ़ी सारे विक्रेता होते हैं और उन्होंने आपस में जो कंपटीशन होता है, गलाकाट प्रतियोगिता देखने को मिलती है। तो वही उसमें जो सेलर है वही उत्पादक उसमें सर्वाइव कर सकता है जो विज्ञापन और वस्तु विभेद पे मतलब अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट करके मार्केट में बेचता है, तो उसको तभी सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही उपभोक्ता की प्रगति के अंदर यह देखा जाता है कि क्या उपभोक्ता जो है जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो कैसे नियमित या अनियमित मांग के अंतर्गत भी आ जाते हैं। साथ साथ उनकी कि फैशन पर भी देखा जाता है कि फैशन का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, क्या उत्पादन उपभोक्ता की प्रतियोगिता समय पर वितरण करना संभव हो पाएगा अगर उनकी रुचि में परिवर्तन होता है। ये सब देखकर भली भांति उन पर विचार विमर्श कर ही जो परियोजना है उसको चुनना चाहिए अगर नया प्रोडक्ट शुरू किया जा रहा है। तो वस्तु की प्रकृति की वस्तु किस प्रकार की वस्तु है, अनिवार्य वस्तु है, आरामदायक है, विलासिता वस्तु है। अनिवार्य वस्तुएं हैं तो वह लाभप्रद, यदि वस्तु अनिवार्य तो पूर्ति करने वाली है तो वह लाभप्रद होगी। विलासिता वस्तुओं में लाभता देश में धनी व्यक्ति ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये आय स्तर क्या है उपभोक्ताओं का, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही वस्तु का जो है उत्पादन किया जाता है। तो ये वस्तु की प्रकृति का भी अध्ययन किया जाता है। सरकारी नीति क्या रहेगी सरकार की, इसमें सरकार की आर्थिक नीति, कर नीति, वाणिज्य नीति, श्रम नीति, लाइसेंस नीति आदि सब पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। देख लेना चाहिए कि परियोजना पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साधन बाजार की स्थिति कैसी है, विकसित है या अविकसित, संगठित है या असंगठित, क्योंकि जो श्रम वगैरह है वो साधन बाजार से प्राप्त होता है कि मार्केट में हमें जो अपने प्रोडक्ट के लिए लेबर चाहिए वो उपलब्ध है या नहीं। कच्चा माल की भी स्थिति क्या है, पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हो पाएगा या नहीं, क्योंकि परियोजना अवधि में यदि कच्चा माल नहीं मिल पाता तो उसके मूल्य में भी उतार चढ़ाव होते हैं, मूल्य बढ़ेंगे या तो उस स्थिति में भी प्रोजेक्ट जो है वो बीच में प्रोजेक्ट में रुकावट आ सकती है और प्रोजेक्ट बीच में ही बंद करना पड़ सकता है। तो पूरे अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट की जो अवधि है उसके में क्या कच्चा माल उपलब्ध रहेगा इसका पूरा अध्ययन
किया जाना चाहिए। साथ ही देखना चाहिए कि कच्चा माल किस प्रकार का है, नाशवान है या टिकाऊ है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं, इन सब का डिटेल में अध्ययन किया जाता है। परियोजना की अवधि इन जीवन काल कि उसका पूर्ण विचार किया जाना चाहिए ताकि दिखने परियोजना कितने समय तक आर्थिक लाभ प्रदान करने की स्थिति में होगी, ताकि जो परियोजना की लागत है उसको वसूल करना संभव हो पाए। उत्पादन चक्र को भी विशेष ध्यान देखने लेना चाहिए, क्योंकि जो उत्पादन चक्र मतलब है कि उत्पादन चक्र की अवधि जितनी कम होगी, मतलब जो कच्चा माल जो है कच्चे माल को जो निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है वो कितना टाइम पीरियड, जितना कम टाइम पीरियड होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें रोकड़ जो है परिवर्तित जो हमारा उत्पादित माल है उसको बेचकर रोकड़ प्राप्त होती रहेगी और उत्पादन जो है रोकड़ में परिवर्तित होता रहेगा। उसके बीच जितनी अवधि ज़्यादा होगी रोकड़ में परिवर्तन होने में अधिक समय लगेगा और हमें कार्यशील पूंजी भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी उस समय बाह्य स्रोतों पर निर्भर। तो इस प्रकार इन सबका बाजारी संबंधित तत्वों का गहन एवं विस्तृत अध्ययन करके ही आर्थिक मूल्यांकन किया जाता है और तत्पश्चात ही परियोजना को चयन करने या नहीं करने का निर्णय लेना चाहिए। आर्थिक फिजिबिलिटी के बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी साध्यता के बाद मतलब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ये देखनी चाहिए टेक्निकल रूप से भी फिजिबल है, यानी कि उत्पादन की तकनीक, भवन की स्थिति, जो हमारा प्लांट एंड इंस्ट्रूमेंट, प्लांट कैपेसिटी कितनी है, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मिक्स, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उपलब्ध है नहीं, टेक्निक एक्सपर्ट्स अवेलेबल है नहीं, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट, इन सब का डिटेल में अध्ययन किया, अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करना चाहिए। तो उत्पादन की तकनीक में देखा जाता है कि परियोजना श्रम प्रधान है या पूंजी प्रधान, ठीक है। तो अतः इसमें पूंजी प्रधान में भी उन्नत प्रौद्योगिकी पर अधिक बल दिया जाता है। जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अप टू डेट और एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। नवीनतम प्रोडक्ट जो टेक्निक के आधार पर ही परियोजना को उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भवन की स्थिति कि उसके लिए भवन की आवश्यकता है नहीं, वह उपयुक्त स्थान पर है नहीं, उसमें विस्तार की गुंजाइश, सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। समय अब मतलब इसमें संयंत्र, प्लांट लेआउट, मशीनों की स्थापन व्यवस्था किस प्रकार होगी ताकि उत्पादन प्रक्रिया सुगम हो सके, उसमें उचित समन्वय स्थापित किया जा सकता है यानी मशीनों का उसमें कुछ समन्वय भी स्थापित किया जाना चाहिए। तो मशीनों से उचित स्थापना व्यवस्था करने से ही करने को क्या बोलते हैं, प्लांट लेआउट। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है नया प्रोडक्ट शुरू करते वक्त। मशीनें एवं उपकरण की आवश्यकता है तो उपलब्ध है नहीं, यदि उनका आयात करना है तो आयात किस प्रकार किया जाएगा, आयात में विदेशी मुद्रा की व्यवस्था किस प्रकार होगी, हर पहलू पर विचार विमर्श होना चाहिए। प्लांट कैपेसिटी क्या होगी, कितना उत्पादन किया जा सकता है, उससे बाजार की मांग पूरी की जा सकेगी यानी क्या उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग हो पाएगा यानी, इन सब पर विचार विमर्श किया जाता है इस टेक्निकल स्टडी में। रॉ मटेरियल किस प्रकार का होगा, श्रेणी मात्रा कितने प्रकार के रॉ मटेरियल चाहिए, उनकी उपलब्धि सब पर अध्ययन किया जाता है। उत्पाद मिश्रण, अगर एक से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करना है तो उसमें कितना उत्पादन किया जाएगा, इसका डिसीजन लेना और उपभोक्ताओं की प्रकृति, रहन सहन, तारों की जो आवश्यकताएं उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है और उसमें उनकी देखा जाता है। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं यानी विद्युत, जल, सड़क, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, विपणन आदि पर भी निर्भर करती है। किसी भी मशीन, कच्चे मालों, उन्नत तकनीक का जो प्रयोग है का लाभ प्राप्त होगा नहीं, आधारभूत सुविधाएं का होना बहुत ही जरूरी है। अतः तकनीकी मूल्यांकन करते समय इनका विचार विमर्श किया जाए। विशेषज्ञों की सेवाओं की जरूरत है तो क्या विशेषज्ञ उपलब्ध है या हमें बाहर से विशेषज्ञ, अगर इम्पोर्ट मशीनें करें तो बाहर से विशेषज्ञों की सेवाएं की आवश्यकता पड़ेगी नहीं है, इसकी क्या आवश्यकता और कैसे संभव होगा, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तकनीकी समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है सभी विभागों के अंतर्गत। और ट्रेडमार्क और पेटेंट कॉपीराइट किस प्रकार उसकी आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। तो तकनीकी मूल्यांकन की दृष्टि प्रयोजन पर तकनीकी सहायता से व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो वित्तीय, आर्थिक और संगठनात्मक साध्यता के बाद वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी साध्यता अध्ययन करने के बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी का भी अध्ययन करना चाहिए। परियोजना की सफलता के लिए उसके प्रबंधन एवं संगठन की कुशलता पर भी निर्भर करती है कि प्रबंध कैसा है और संगठन कैसा है। इसकी दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए जो निम्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाता है। संगठन का स्वरूप कैसा होगा, मतलब जो कंपनी है वो अगर खोला जाती है, संस्था जो है वो किस फॉर्म में होगी, विभागीय, डिपार्टमेंटल, कंपनी या निगम, कॉर्पोरेशन के रूप में होगी, इस पर उनका क्या स्वरूप होगा, सोच समझ कर विचार किया जाना चाहिए। संगठन का आकार कैसा होगा, छोटा, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल, किस प्रकार का व्यवसाय होगा,
तो ताकि जो संगठन का कार्य उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर डिसाइड किया जाता है। कर्मचारियों की श्रेणी की किस प्रकार के कर्मचारी, कुशल अर्धकुशल कर्मचारी, महिला पुरुष, है ना, और उच्च स्तर पर, निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर किस प्रकार हमें कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, उन सब की उपलब्धता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, उनकी क्या प्रोसेस होगी, इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को क्या वेतन दिया जाएगा, पारिश्रमिक उनका, उस पर भी। कर्मचारी प्रशिक्षण की अगर व्यवस्था ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी और क्या खर्चा आएगा। पदोन्नति व्यवस्था क्या होगी, कर्मचारियों को अगर उनका प्रमोशन करना है तो किस प्रकार से होगा, उसका कार्य निष्पादन या किस प्रकार उनकी सीनियरिटी डिसाइड क्रम क्या होगा, इन सब पर विचार विमर्श पहले से ही कर लेना चाहिए। समन्वय और नियंत्रण, संस्था में जो साधन है उन पर पहले से विचार विमर्श करना चाहिए। विभिन्न गाँवों में समन्वय नियंत्रण की व्यवस्था किस प्रकार होगी और जो सीमित साधन है उन सब पर उनका हम किस प्रकार प्रयोग में कर सकते हैं, ताकि सभी कर्मचारी हैं उनकी टीम भावना होना जरूरी है। कर्मचारियों को क्या सुविधाएं दी जाएगी उनके लिए, जैसे कि चिकित्सा की, शिक्षा की, बच्चों के लिए क्या सुविधा, कैंटीन, सफाई आदि की क्या व्यवस्था होगी। तो इन सब पर विचार विमर्श करने के बाद ही जो प्रोजेक्ट है उसका चुनाव करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी मतलब उसका साध्यता अध्ययन करने के बाद उसके बाद उसका हमें लाभ जो है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी करना चाहिए। परियोजना की जो लाभदायकता विश्लेषण की जो उसका विश्लेषण किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि परियोजना की जो परियोजना चयन की नियोजितता या लाभदायकता विश्लेषण हम किस प्रकार करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। थैंक यू।